और एक और चीज़ चल रही है आजकल, जैसे कि बार-बार ये आ रहा है कि संसद में क्या होने वाला है। उसके साथ ही साथ ऐसा भी लगता है कि कई बार भारतीय जनता पार्टी के भीतर ये बेचैनी है कि वो राष्ट्रवाद के मुद्दे को हथिया कर रखे। तो आज वीके सिंह ने बयान दिया कि हम जल्द ही कुछ ऐसा करेंगे कि स्वाभाविक रूप से जो पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वो हिंदुस्तान में मिल जाए। तो क्या ये संभावना जो है राजनीति की, वो इस तरफ भी जा सकती है कि उग्र मेरा राष्ट्रवाद? तो मानना यह है कि पिछले 2 साल से गाहे बगाए भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोग, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य जगह जगह विभिन्न मुकामों पर ये वक्तव्य दे रहे हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के एक नेता ने ये वक्तव्य मराठी में भाषण देते हुए कहा था, और उनका पूरा भाषण आज तक के ऊपर प्रसारित भी हुआ था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि प्याज और अरहर की दाल की महंगाई रोकने के लिए नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई तो जो पाक अधिकृत कश्मीर है, उसको भारत में वापस मिलाने के लिए बने हैं। तो ये बात बार बार भाजपा के लोगों द्वारा कही जा रही है, और कम से कम पिछले 2 साल से जगह जगह सुनी जा रही है। अब इस बात को वास्तव में क्या यथार्थ के धरातल पर उतारा जाएगा? क्या चुनाव से ठीक पहले भारतीय सेनाएं जो है वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की तरफ मार्च कर देंगी, या वहां पे कोई सर्जिकल स्ट्राइक होगा? वहां कुछ आतंकवादियों के अड्डे वड्डे तो रहते ही हैं, तो किसी भी आतंकवादी अड्डे को चिन्हित करके उसके ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक की जा सकती है। ऐसा बहुत कुछ हो सकता है, जिसके बारे में अभी हम लोग कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते। वैसे ये सारी की सारी बातें कयासबाजी के दायरे में ही हैं। ये सब अटकलें हैं जो चुनाव के पहले और प्रबल हो जाती हैं। जिस महाराष्ट्र के केंद्रीय मंत्रिमंडल के महाराष्ट्र के सरस का मैंने जिक्र किया है, उनका भाषण तो शायद 1.5 साल पहले आया था या 1 साल पहले आया था। एक और बात यह है कि इस तरह की बातें पाकिस्तान के संदर्भ में कही जाती हैं, लेकिन चीन का मुद्दा राहुल गांधी उठाते हैं, उसका कोई व्यवस्थित जवाब नहीं आता है कि राहुल वहाँ पर। गांधी की जो समस्या है, इसमें बार बार राहुल गांधी जिस तरीके से मुद्दा उठाते हैं वो ठीक है, उन्हें उठाना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि समग्र विपक्ष इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाता। भाई अब सुब्रमण्यम स्वामी ये कह रहे हैं कि अभी कुछ दिन बाद ही चीन जो है वो अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर लेगा। इस बात पे मैं सोशल मीडिया पे चर्चा कर चुका हूँ। और सुब्रमण्यम स्वामी तकनीकी रूप से कहें तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ना उन्हें निकाला है, ना उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दिया है। उनकी स्थिति वही है कश्मीर की पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक की है। भाजपा के खिलाफ बयान देते रहते हैं, ना तो भाजपा उन्हें निकालती है, ना वो भाजपा से इस्तीफा देते हैं। तो जब सुब्रमण्यम स्वामी ये बात कह रहे हैं, तो विपक्ष अगर उस बात को नहीं उठा रहा है, इसका एक तो मतलब ये हो सकता है कि शायद इस बात में इतनी तथ्यात्मक दम नहीं है। ये केवल एक दावा है, एक सनसनीखेज दावा है, इसमें इतनी तथ्यात्मक दम नहीं है। दूसरे, राहुल गांधी और संयुक्त विपक्ष की जिम्मेदारी है कि कश्मीर के मुद्दे पर दो मुद्दों को रेखांकित करूंगा, कश्मीर के मुद्दे पर और अदानी के मुद्दे पर अपने वोटरों को शिक्षित करें। अभी उनके पास समय है। ये मामले पेचीदा है, ये मामले सीधे सीधे नहीं है। आप एक लाइन में अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन देश के बुद्धिजीवियों को, पढ़े लिखे लोगों को, मध्य वर्ग के शिक्षित, समझदार और राष्ट्र हित में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को, जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से ही केवल जिंदगी में ही नहीं लगे रहते हैं, जिन्हें देश की समस्याओं और बड़ी तस्वीर में भी दिलचस्पी है, केवल वही लोग इन मुद्दों को समझ पाएंगे जिनकी बड़ी तस्वीर में दिलचस्पी है। वही अदानी को कैसे अमीर बनाया गया और उससे मुल्क को क्या नुकसान हुआ। अगर अदानी को अमीर बनाने में मुल्क को नुकसान नहीं साबित आप कर सकते हैं, तो आप फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसी तरह चीन के सवाल पर ये साबित करना पड़ेगा विपक्ष को कि चीन ने भारत की इतनी जमीन हड़प ली है जो कि दिल्ली के 68% इलाके के बराबर है। तो ये सब बातें विपक्ष को सार्वजनिक जीवन में ले जाकर सिद्ध करनी पड़ेगी, इनके इर्द गिर्द प्रचार करना पड़ेगा। वो उनकी तरफ से ना योजना कोई दिखाई पड़ रही है, ना कोई ऐसी कोई समझ है, ना कोई ऐसी कोशिश। तो इसका कारण क्या हो सकता है कि विपक्ष के अन्य दल खामोश रहते हैं? आपको क्या लगता है? एक तो आपने अदानी कहा के कि मसले मामले में में तो दम कारण नहीं साफ है। है। जी, हाँ। अदानी के मसले में तो कारण साफ है। अदानी बहुत बड़े पूंजीपति हैं, और जब विपक्ष की सरकारें होती हैं तो वहां भी उन लोगों को निवेश चाहिए होता है। अदानी उन सरकारों के पास जाते हैं, सरकारें उनके पास आती हैं, वो उनमें निवेश करते हैं। उन्होंने देखी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार, राजस्थान की कांग्रेस की सरकार, तो वहां सब अदानी के साथ जुड़ी हुई है।
तो आप वो अदानी का विरोध कैसे होगा फिर? हुँ, अदानी की जड़ें बहुत गहरी हैं। इसके बावजूद राहुल गांधी सवालों को उठाते हैं, हुँ, लेकिन फिर बात वहीं फुस होके रह जाती है। वो बात ज़्यादा बढ़ती नहीं है वहाँ पे। अब जहाँ चीन का सवाल है, चीन पे तो ऐसी कोई बाध्यता है नहीं। कोई भी सरकार फँसी हुई नहीं है चीन के सवाल पे। चीन के सवाल पे ही आप लोगों को शिक्षित कर दें। लोगों को पता चला कि पाकिस्तान के मुकाबले छाती पीटते रहते हैं ये लोग और चीन के मुकाबले किस तरह दुबके हुए हैं। लेकिन या तो इनके इनके पास चीन के बारे में ठोस तथ्य नहीं है विपक्ष के पास। और अगर तथ्य नहीं है तो फिर आप अपनी बात कहते रहेंगे, कोई इनकी बात पे यकीन नहीं करेगा। सरकार उल्टा जवाब देती है भाजपा इनको कि ये भारतीय सेनाओं का अपमान कर रहे हैं। चीन के सवाल पे जब ये बोलते हैं, तो उनकी तरफ से ऐसे ट्वीट होते हैं और ऐसे बयान दिए जाते हैं, इसमें कहा जाता है कि ये भारतीय सेनाओं का अपमान कर रहे हैं। इनका विचार ये है कि भारतीय सेनाएं डोकलाम में चीनियों से पिट गई हैं, या चीनियों के सामने पराजित हुई हैं। इस प्रकार का ये भारतीय सेना का मनोबल गिरा रहे हैं, ये बात कहते हैं। तो अब कांग्रेस को वो तरीका निकालना पड़ेगा, विपक्ष को ये तरीका निकालना पड़ेगा कि इस तरह का जब उनके ऊपर हमला हो तो वो इस हमले से बचते हुए कैसे पलट कर हमला करें और भारतीय जनता पार्टी को लाजवाब कर दें इसके ऊपर। भाई ये तो सब अखबारों में बड़े-बड़े सुरक्षा विशेषज्ञों ने छाप रखा है। मैंने कई लेख इस बारे में पढ़े हैं कि चीन ने उस पूरे इलाके में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया है और वो लगातार उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाता जा रहा है। उसी सब को देख के सुब्रमण्यम स्वामी ने ये नतीजा निकाला होगा कि भाई अब ऐसा समय आने वाला है कि चीन अब उस इलाके पे ही कब्जा कर लेगा। फिर वो अपने नक्शे में लगातार अरुणाचल प्रदेश को दिखाता है। तो ये सब बातें विपक्ष द्वारा पेश की जानी चाहिए जनता के सामने, ताकि जनता के कम से कम कुछ हिस्से तो इसको समझें। जब कुछ लोगों की समझ में आ जाएगी तो वो दूसरों से ये बात कहेंगे, दूसरे तीसरों से ये बात कहेंगे, तीसरे चौथे से चौथों से ये बात कहेंगे। इस तरीके से इसकी माउथ पब्लिसिटी होगी और अभी समय है आपके पास 7-8 महीने हैं। अगर आप ये चर्चा शुरू कर दें तो कुछ तो 10% वोट, 5% वोट, 7% वोट, 15% वोट, कुछ तो आप इस बात से प्रभावित होंगे। और लेकिन क्या मानना ऐसा तो लग पड़ता है, जी, जिसकी समझ में ये बात आ गई कि भारत सरकार ने चीन को भारतीय जमीन पे कब्जा करने से नहीं रोक पाया, उसके दिमाग में तो अब सवालिया निशान आ जाएगा। वो तो सरकार को वोट देने की अपनी जो प्राथमिकता है, उस पर पुनर्विचार करने लगेगा। ज़रूरी नहीं कि सरकार के खिलाफ ही वोट दे दे, लेकिन पुनर्विचार तो करने लगेगा ना, एक संभावना खुलेगी ना उसकी। जी। लेकिन अगर राष्ट्रीय मीडिया के संदर्भ में बात करें, राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में, तो क्या विपक्ष के लिए रास्ता अब काफ़ी मुश्किल हो गया है? नहीं, क्योंकि बिल्कुल मुश्किल नहीं है, गलत नहीं, बात है। जैसे जिस दिन राहुल गांधी ने बयान दिया, उसके बाद से इतनी सारी घटनाएँ घट गई देश में कि संसद का सत्र हो रहा है, देश का नाम बदला जा रहा है, तो भाई देखिए, मसला सवाल पीछे इस हो बात गया। का है कि भारतीय जनता पार्टी तो अपना काम करती रहेगी। वो तो लगातार नए-नए इवेंट करेगी, नए-नए काम करेगी, वो थोड़ी ना चुपचाप बैठी रहेगी। ये तो अति सक्रिय सरकार है ना। ये वैसे कांग्रेस जैसी सरकार नहीं है, वो तो अपना काम करती रहेगी। विपक्ष को भी लगातार अपना काम करते रहना चाहिए। विपक्ष में इतनी फुर्ती और तत्परता क्यों नहीं है? सवाल इस बात का है, विपक्ष ऐसे मुद्दों पे भी जो सरकार को शर्मसार कर सकते हैं, दिक्कत में डाल सकते हैं, उन सवालों को भी क्यों नहीं उठा ऐसे सवाल 100-200 तो नहीं है ना। ऐसे सवाल 2 ही 3 तो हैं। अब जो सोनिया गांधी ने 9 मुद्दे गिनाए हैं, उनमें अदानी का मुद्दा भी है, उनमें चीन का मुद्दा भी शामिल है। तो उन्होंने मुद्दों को चिन्हित तो कर ही लिया है। अब इनमें से उनको तय करना पड़ेगा कौन से मुद्दे जो हैं वो सबसे ज्यादा लोगों की मानसिकता को स्पर्श करेंगे, कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा नाजुक साबित होंगे सत्तारूढ़ दल के लिए। तो उन्हें उन मुद्दों के इर्द-गिर्द कुछ करना चाहिए ना। एक आखिरी सवाल जो हमारे यहाँ दल-बदल की पूरी स्थिति चल रही है, उससे जुड़ा हुआ मैं पूछना चाह रहा हूँ। अगर हुँ, उस हिसाब से देखें तो कई सारे सांसद हैं, जो कि हुँ। दल-बदल अधिनियम के हिसाब से भी गैर कानूनी हैं। जी। उसी तरीके से महाराष्ट्र की पूरी सरकार गैर कानूनी लगती है दल-बदल हुँ, नियम के हिसाब से, क्योंकि ना हुँ, तो शिंदे के मामले पे अभी तक कोई कार्रवाई हुई है, फैसला नहीं आया है हुँ, और अजित पवार के मामले पर भी तो साफ दिखता है कि उनके पास उतनी संख्या नहीं थी। तो हुँ। क्या आपको ये लगता है कि अगर सत्तारूढ़ दल के पास एक शक्ति है, यानी कि केंद्र में, तो वो इन सब चीज़ों को बहुत आसानी से मैनेज कर लेते हैं? देखिए, सत्तारूढ़ दल तो इन ऐसे मसलों को जिनमें उन्हें नुकसान हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा लंबा खींचने की कोशिश करेगा। और इस मामले में उसके पास तरह-तरह की युक्तियाँ हैं, तमाम तरह की तिकड़में हैं, हथकंडे हैं, वो उनका इस्तेमाल करेगा।
अदालत का सहारा लेकर विपक्ष इन मुद्दों को तेजी के साथ आगे प्रोसेस कर सकता है। मतलब ये है कि हम लोग सत्तारूढ़ दल की आलोचना कर रहे हैं कि वो गलत काम कर रहा है, चलिए मान लीजिए गलत काम कर रहा है। सवाल ये विपक्ष सही काम क्यों नहीं कर रहा है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है। मैं इसको बार-बार कहता हूं कि आपने केवल एक गठजोड़ बना लिया, आप सब मिलकर तस्वीर खिंचा लेते हैं और उसमें आप अपनी एकता की अभी तक आपने रक्षा कर पाई, अच्छी बात है। ये लोकतंत्र के लिए भी शुभ है। लेकिन इसके अलावा और आप क्या कर रहे हैं, ये कम से कम मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। आने वाले दिनों में और सारे जो राजनीतिक घटनाक्रम होंगे उसके बारे में हम प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करते रहेंगे। आज की बातचीत के लिए अभय सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और एक बार मैं फिर से आप सब लोगों से कहूँगा कि अगर अभी तक आपने नई परख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम रोज़ देश की राजनीति से जुड़े मुद्दों पर प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करते हैं। आज के कार्यक्रम को वहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।